अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर अली ज़ैब ख़ान। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी ओस्मो रेगुलेशन के हवाले से है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने इससे पहले मेरा जो टॉपिक है, एक लेक्चर है सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ वाला, अगर वो आपने नहीं देखा तो इस लेक्चर से पहले उसको देख लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्योंकि अगर वो लेक्चर आपको समझ में नहीं आया तो ये भी समझ में शायद ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लर्निंग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इसमें आप समझेंगे कि ओस्मो रेगुलेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरह होती है, फिर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में किस तरह होती है, यानी फ्रेश वाटर में जो पाए जाते हैं, और फिर मरीन जो बोनी फिशेज़ है उनमें किस तरह है, और कार्टिलेजस फिशेज़ में किस तरह होती है, ओस्मो रेगुलेशन वो किस तरह मेंटेन रखते हैं, और सबसे लास्ट में ओस्मो कन्फर्मर्स क्या होते हैं ये हम समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, यूनिसेलुलर जो जानदार होते हैं, ज़ाहिर आपको पता है यूनिसेलुलर जानदार ज़्यादातर क्या होते हैं, एक्वेटिक प्रोटोजोन्स होते हैं, यानी वो अपनी बॉडी में सोल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन को किस तरह मेंटेन रखते हैं। तो उनके पास एक ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर होता है ओस्मो रेगुलेशन के, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, जिसका इस्तेमाल करके वो क्या करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी में ओस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस को मेंटेन रखते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैं एक डायग्राम के ज़रिए आपको समझा रहा हूँ। अब देखें, ये एक अमीबा है। ठीक है, ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है इस वक्त, ये एक अमीबा की डायग्राम है। ठीक है, ये अमीबा क्या कर रहा है इस वक्त, ये देखें, इसमें ये जो आपको नज़र आ रहा है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये वाइट। ठीक है, अब इस वक्त ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एम्प्टी है, यानी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक खाली सा एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पेस है या वैक्यूम है। ठीक है, होता ये है कि सराउंडिंग में अमीबा आपको पता है पानी के अंदर पाया जाता है, तो सराउंडिंग से जो वाटर होता है वो सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से अमीबा की बॉडी में आ रहा होता है मुसलसल। ठीक है, तो वो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये सेल मेम्ब्रेन के करीब आपको मिलेगा। ठीक है, अब ये जो पानी आ रहा है, तो जितना पानी अमीबा को चाहिए वो तो अपनी बॉडी के बाकी हिस्से जो है उसके अंदर स्टोर कर लेगा, मगर जो एक्स्ट्रा पानी आ रहा है वो इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर चला जाएगा। और जाते जाते एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी मुसलसल जा रहा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में। और अब यहाँ देखें इस वाले डायग्राम में, तीसरी वाली डायग्राम में, कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा उसका साइज़ बढ़ गया, यानी वो फूल गया बिल्कुल। ठीक है, जिसके अंदर पानी की क्वांटिटी अच्छी खासी होगी। फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दोबारा से सेल मेम्ब्रेन के करीब आ जाएगा, और वो जो एक्स्ट्रा वाटर होगा इसके अंदर वो सारा का सारा इससे निकल के सेल से बाहर चला जाएगा। आपको पता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जगह जगह स्मॉल पोर्स होती हैं। ठीक है, तो उन पोर्स के ज़रिए से वो जो एक्स्ट्रा पानी था वो इसने बाहर निकाल दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर अमीबा ये प्रोसेस ना करे, जो ये अभी मैंने आपको जो कहानी सुनाई है, अगर वो ये ना करे तो इससे ख़तरा ये है कि अमीबा का जो सेल होगा उसमें इतना ज़्यादा पानी चला जाएगा कि वो बर्स्ट हो जाएगा, यानी और वो अमीबा ज़ाहिर डेड हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पानी के अंदर अपने सर्वाइवल के लिए और सोल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए अमीबा को और जितने भी यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स, एक्वेटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको ये फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, एक और मैं आपको समझा देता हूँ डायग्राम में। ये पैरामीशियम है आपके पास, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये पैरामीशियम है, ये भी आपको पता है वाटर के अंदर मौजूद होता है। अब इस पैरामीशियम के अंदर देखें, इस पैरामीशियम में ये आपको नज़र आ रही है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ठीक है, यहाँ पर इस वक्त ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये बिल्कुल श्रिंक है, श्रिंक हालत में, सिकुड़ी हुई हालत में। होगा ये कि जब अमीबा की बॉडी के अंदर वाटर चला जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी, जब इसको फील होगा कि अब इसके सर्वाइवल को ख़तरा है पानी की ज़्यादती की वजह से, तो वो जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उसकी बॉडी में, वो उसकी बॉडी से चला जाएगा उसकी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फुल हो गया पानी से, और बिल्कुल वो स्वेल हो गया, सूज गया है या फूल गया है। ठीक है, तो होगा ये कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अगेन दोबारा ये चाके सेल मेम्ब्रेन के करीब आ जाएगा, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा, जो आपको यहाँ इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। ठीक है, और एम्प्टी होने के बाद दोबारा ये सेल के अंदर चला, यानी सेल के साइटोप्लाज्म के सेंटर में चला जाएगा या किसी भी हिस्से में जहाँ इसको मौजूद रहना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह वो क्या कर रहा है कि एक्स्ट्रा वाटर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर उसकी बॉडी से निकल रहा है। अब
एक और हमारे पास होते हैं जो अब आपको पता है फ्रेश वाटर, यानी जो हमारे पास फ्रेश वाटर होता है जिसको हम आम ज़बान में मीठा पानी भी कहते हैं, जैसे दरिया, झील, नहरें वगैरह में जो हमारे पास वाटर होता है जिसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं। आपको पता है उसके अंदर फ़िश वगैरह होती हैं ज़्यादातर। तो वो फ़िश, अब फ्रेश वाटर के अंदर जो एक फ़िश मौजूद है तो वहाँ भी वो इस बात का ख़तरा है कि अगर पानी या नमकियात में कमी या ज़्यादती हो गई तो फ़िश की जान को ख़तरा हो सकता है। तो वो क्या करता है, ठीक है, ये वर्डिंग सारी आप पढ़ लेंगे, आप इसको देख लें, इसको याद कर लेंगे एग्ज़ाम में लिखने के लिए। डायग्राम के ज़रिए से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, होगा ये कि ये डायग्राम है, ठीक है। अब ये एक फ्रेश वाटर फ़िश है। यहाँ देखें कि हो क्या रहा है कि मुंह के ज़रिए से वाटर और फूड इसकी बॉडी के अंदर जाएगा और वो डाइजेस्ट होता जाएगा। अब एक बात और इम्पोर्टेंट मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, क्योंकि ये फ़िश फ्रेश वाटर में है तो इस फ़िश की बॉडी का जो इन्वायरमेंट होता है वो होता है आपका हाइपरटोनिक, क्योंकि फ्रेश वाटर के अंदर सॉल्यूट्स की मिकदार बहुत कम होती है जबकि इसकी बॉडी में उसके मुकाबले में ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि इसकी बॉडी के अंदर पानी बहुत आसानी से खुद ब खुद जाता रहेगा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में यही समझाया था कि जहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ पर पानी खुद ब खुद खींचता चला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये करता क्या है, अब ज़ाहिर इसकी बॉडी में अगर पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इससे इसकी जान को ख़तरा भी हो सकता है। तो अब इस मसले को हल करने के लिए इसके अंदर क्या सिस्टम मौजूद होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि क्योंकि आपको पता है कि फ्रेश वाटर में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, तो ये कोशिश करेगा कि जितना भी सॉल्यूट इसके पास आ रहा है पानी के ज़रिए से उसको स्टोर किया जाए और उसको अपनी बॉडी के अंदर स्टोर रखा जाए। तो ये देखिए यहाँ आपको ये बता रहे हैं कि अपटेक ऑफ सॉल्ट आइंस बाय गिल्स, यानी गिल्स के ज़रिए से ये क्या कर रहे हैं, अपने सराउंडिंग से जो सॉल्ट्स वगैरह है उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इनके गिल्स में सॉल्ट, इनके जो गिल्स के सेल्स होते हैं उनमें सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत ज़्यादा होती है, ठीक है, सराउंडिंग के वाटर से। तो और दूसरी बात ये क्या है कि या इसका जो मतलब कि यूरिन होगा, ठीक है, यह एक और डायग्राम में मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखें, यानी यहाँ से हो क्या रहा है, अब ये इसका किडनी वाला हिस्सा, ये इसकी किडनी है, ठीक है। किडनी में क्या होगा, आपको पता है कि बॉडी का जो फ्लूइड होता है प्लाज्मा वो किडनी में जाकर फिल्टर होता है। तो जब इसका प्लाज्मा किडनी में जाके फिल्टर होने के लिए जाएगा तो वहाँ पर किडनी में क्या होगी, इसका जो किडनी का जो सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने वाला हिस्सा होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम क्लोराइड और दूसरे सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि ये कोशिश करेगा कि सॉल्ट्स को बचाया जाए, सॉल्ट्स को ज़ाया होने ना दिए जाए। और जबकि वाटर जो है उसको बॉडी से रिमूव करेगा, क्योंकि इसके ग्लोमेरुल का साइज़ बहुत बड़ा होगा और बहुत ज़्यादा होंगे तो वाटर बहुत आसानी से जाएगा। तो इसका जो यूरिन होगा स्टूडेंट्स, वो जो यूरिन है इसका वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होगा, यानी इसकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर आ रहा है वो ये उस एक्स्ट्रा वाटर को क्या करेगा, यूरिन के ज़रिए से बॉडी से बाहर निकालेगा और इसका यूरिन डाइल्यूट होगा, यानी इसके यूरिन में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होगी। और ये पानी कौन सा वाला होगा, वो जो एक्स्ट्रा वाटर इसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा आ रहा था उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए उसको यूरिन के ज़रिए से बॉडी से बाहर निकाल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। सॉल्यूट्स को क्या कर रहा है, ये कंजर्व कर रहा है या अपने पास महफूज रख रहा है, क्योंकि पानी के अंदर फ्रेश वाटर में वैसे भी सॉल्ट्स की मिकदार बहुत कम होती है, तो सॉल्ट्स को इसने बचाना है। और पानी क्योंकि फ्रेश वाटर में तो बहुत आसानी से अवेलेबल है इसके लिए, तो एक्स्ट्रा वाटर जो आ रहा है उसको ये बॉडी से डाइल्यूट यूरिन के ज़रिए से बाहर निकाल रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं मरीन। अब मरीन में दो तरह के हमारे पास फिशेस होती है, एक हमारे पास होती है बोनी फिश और एक होती है कार्टिलेजिनस फिश, ठीक है। कार्टिलेजिनस, सबसे पहले हम बोनी फिश को देखते हैं। ये आप वर्डिंग देख सकते हैं, दे एब्जॉर्ब अ कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू द माउथ एंड द गिल मेम्ब्रेन, ड्यू टू दिस इनटेक ऑफ वाटर दे प्रोड्यूस लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ यूरिन थ्रू अ लॉट ऑफ इट्स सॉल्ट्स, ठीक है। या आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये वो फिश है जो कि मरीन होती है, यानी जो आपके जो खारा पानी में या जो समंदर में जो पाई जाती है, आसान अल्फाजों में। अब यहाँ पर आपको पता है समंदर के अंदर जो समंदर का पानी है उसमें सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो समंदर के पानी के मुकाबले में जो फिश होगी उसकी बॉडी के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है। इसका मतलब ये कि ये जो फिश है ये अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या है, हाइपोटोनिक है।
जो हमने फ्रेश वाटर वाली पढ़ी थी वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से हाइपरटोनिक थी, क्योंकि सराउंडिंग में पानी नमकियात की मिकदार कम थी। लेकिन क्योंकि मरीन फिश समंदर में होती है और आपको पता है कि समंदर के पानी में सॉल्ट की कंसनट्रेशन अच्छी खासी होती है, तो फ़िश की जो बॉडी का एनवायरनमेंट है ये अपने समंदर यानी पानी के हवाले से ये हाइपोटोनिक होगा। अब हाइपोटोनिक में फिर बॉडी के ऑस्मो रेगुलेशन को बरकरार रखना एक मुश्किल काम होता है। तो अब ये क्या करती हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि क्योंकि इनके पास सराउंडिंग में जो वाटर है उसमें सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इनके गिल्स में कुछ ख़ास किस्म के सेल्स होंगे, या यूँ को इनके जो गिल्स होंगे इनके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये सॉल्ट्स को सेक्रीट करते हैं। यानी या वहाँ पर हमने फ्रेश वाटर में पढ़ा था स्टूडेंट्स के उनके गिल्स क्या कर रहे थे, सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर रहे थे, जबकि इनके गिल्स सेल्स को सेक्रीट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं बॉडी से, ठीक है। और इसके अलावा जो स्टमक वाला हिस्सा होता है वो पैसिव रीअब्जॉर्प्शन वो करेगा सोडियम एंड वाटर का, यानी इसका स्टमक जो होगा वो सोल्ट्स को रीअब्जॉर्ब बहुत कम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास सोल्ट बहुत ज़्यादा है और अगर मज़ीद इसकी बॉडी में ज़्यादा हो गया तो इसके लिए सर्वाइवल को ख़तरा हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ अगर मरीन फ़िश के हम जो मरीन बोनी फ़िश है उसके अगर हम देखें और ग्लोमेरुलस को, तो उनका जो ग्लोमेरुलस होता है वो बहुत तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं और इसके अलावा उनका साइज़ जो है वो छोटा होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो पानी है वो इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा देर तक रहता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये वाटर को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करते जाते हैं और सॉल्यूट्स को बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी बॉडी से जो यूरिन निकलेगा किडनी से फिल्टर होने के बाद, जो यूरिन होगा वो कंसनट्रेटेड होगा। कैसे यूरिन होगा स्टूडेंट्स, वो कंसनट्रेटेड होगा, क्योंकि इनके यूरिन के अंदर पानी की मिकदार कम होगी, क्योंकि पानी को ये बचा रहे हैं, और सोल्ट की मिकदार ज़्यादा होगा ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी पीने वाले जानदार है, ये मुसलसल कंटिन्यूसली समंदर के अंदर पानी पीते रहते हैं। क्यों, तो पानी तो इनकी बॉडी में जा रहा है, लेकिन पानी के साथ साथ जो पानी के अंदर डिज़ोल्व सॉल्यूट्स है वो भी इनकी बॉडी में जा रहे हैं, तो इसकी वजह से इनके लिए बहुत एक मसला बन जाता है। तो फिर ये क्या करते हैं, अपने उस ऑस्मो रेगुलेशन को बरकरार रखने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये कंसनट्रेटेड यूरिन रिलीज़ करते हैं और गिल्स के ज़रिए से ये क्या कर रहे हैं कि वो जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है उसको भी रिमूव कर रहे हैं। यहाँ देखें, आप देख सकते हैं कि यहाँ डायग्राम में जगह जगह लिखा है कि एक्टिव सेक्रीशन, एक्टिव ट्यूबुलर सेक्रीशन। एक्टिव से मुराद ये होता है कि ये बाकायदा अपनी बॉडी में सेल्स के ज़रिए से एनर्जी का इस्तेमाल करके उन चीज़ों को सॉल्ट्स को बॉडी से रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि सराउंडिंग में सॉल्ट बहुत ज़्यादा है तो इनके लिए मसला होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कार्टिलेजिनस फिश। कार्टिलेजिनस फिश जो होती है हमारे पास, ये वो फिश होती है जिनके अंदर बोन्स नहीं होते, जिनके अंदर कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। बोनी फिश वो होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर बोन से बना हुआ स्केलेटन होता है, लेकिन इनके अंदर कार्टिलेज होते हैं। तो अच्छा, इनका मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनके जो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस ये थोड़ा बहुत फ्रेश वाटर फिश से मिलता है, क्योंकि ये इनके अंदर जो सोल्ट की कंसनट्रेशन होती है वो हाइपरटोनिक होती है, यानी ये फिश जो होती है ये भी समंदर में पाई जाती हैं, मगर इनके बॉडी का सिस्टम कुछ इस तरह से बना होता है कि इनकी बॉडी में सोल्ट कंसनट्रेशन एनवायरनमेंट से ज़्यादा होती है, तो ये अपने एनवायरनमेंट के लिए हाइपरटोनिक होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्योंकि सोल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो इस लिहाजा इनके जो रेक्टम वाला हिस्सा होता है इंटेस्टीन में, ये आपको ये रेक्टम वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, ये क्या करते हैं, ये एक्सक्रीट करते हैं एक्स्ट्रा सोल्ट को, यानी जो एक्स्ट्रा सोल्ट होंगे एक्स्ट्रा इनकी बॉडी में जो आ रहा है ये उसको एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं बॉडी से और वाटर को कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट कि इनका जो यूरिन होगा उसमें वो ये अपनी बॉडी में सॉल्ट्स को यूरिया के साथ साथ बॉडी से रिमूव करते जाते हैं। तो क्योंकि ये यूरिन को ये यूरिया के ज़रिए से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए इनको अपनी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने में इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। और ये जो आपको इस वक्त एक डायग्राम आपके सामने नज़र आ रहा है, ये एक शार्क है। तो शार्क एक कार्टिलेजियस फिश होती है और शार्क अपने एनवायरनमेंट के यानी जिस पानी के अंदर वो मौजूद होती है वो उसके लिए हाइपरटोनिक होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी आती है ओस्मो कन्फर्मर्स। ओस्मो कन्फर्मर्स क्या होते हैं?
ओस्मो कन्फर्मर्स हम ऐसे जानदारों को कहते हैं, यानी समंदर के या पानी के अंदर पाए जाने वाले वो जानदार, ख़ासतौर पर समंदर में पाए जाने वो जानदार जो कि जिनके बॉडी का टेम्परेचर, जिनके बॉडी का जो एनवायरनमेंट होता है वो आइसोटोनिक होता है, यानी जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इनके सराउंडिंग पानी में मौजूद होगी वही सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इनकी बॉडी के अंदर भी मौजूद होगी। जैसे कि हमारे पास जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, जैसे आपके सामने मौजूद है ये स्क्विड है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये ओस्मो कन्फर्मर है। तो क्योंकि अब इनकी बॉडी का जो फ्लूइड है या इनकी बॉडी का इंटरनल जो एनवायरनमेंट है वो बॉडी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के एक जैसे सेम है, तो इसीलिए इनको ओस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस में ज़्यादा मसला नहीं होता। ज़्यादा मसला उनके लिए होगा जिनकी बॉडी और जिनके एनवायरनमेंट का फ्लूइड मैच नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। तो और अगेन मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने इससे पिछला वाला जो सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी वाला लेक्चर मेरा नहीं देखा तो इससे पहले आप वो देख लीजिएगा, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।